Assalamu alaikum dear students and welcome to organizational behavior class. Today we are going to wrap up our motivation concept and we will apply the concepts that we have studied about motivation to some application in the real business world or real organizations. So let's proceed. It is important to understand कि जब हम किसी जॉब को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर भी मोटिवेशन का एक पहलू जो है, एक मोटिवेशन का जो एक एस्पेक्ट है वो इंटीग्रेट कर देते हैं। और यहाँ से जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल की जो थ्योरी है उसका आगाज होता है। अब जिस तरीके से आपको पता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने जाते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे होते हैं उनकी डिफरेंट टास्क होते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि उनकी जॉब्स डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अच्छा, जॉब डिजाइन थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जिस तरीके से आपकी जॉब्स ऑर्गेनाइज होती हैं, यानी उनके अंदर आपने जो जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं या उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहां पे एम्प्लॉयज को ऑब्वियसली एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं और उन एफर्ट्स और उनका जो रिटर्न है उसका मोटिवेशन के साथ कि एम्प्लॉय उसके ऊपर कितनी एफर्ट लगाता है, कितनी परसिस्टेंसी से एफर्ट लगाता है और उसको कितना जो है वो क्या कहते हैं कि टारगेटेड एफर्ट लगाता है, वो उस जॉब के डिजाइन में इंटीग्रेट होता है। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल भी हमें यही फिर बताता है कि जो जॉब डिजाइन हैं उसकी 5 डायमेंशंस होती हैं। अच्छा, अब ये 5 डायमेंशंस हर जॉब की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एक डायमेंशन जो है सबसे पहली, जिसको हम कहते हैं स्किल वैरायटी। किसी भी जॉब की स्किल वैरायटी का ये मतलब होता है कि वो जॉब कितनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज के ऊपर बेस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा उसने अपनी वर्कशॉप खोली हुई है और उसके अंदर वो एक पूरी वर्कशॉप को वो चला रहा है, ठीक है, और उसके पास काफी सोफिस्टिकेटेड किस्म का इक्विपमेंट है और उसको बहुत सारे मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जो गिराज या वर्कशॉप ऑपरेट ऑनर होगा उसको इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी वो काम भी कर सके, इंजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बॉडी वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। और वो इंटरेक्शन जो है वो जब कस्टमर्स के साथ करता है तो वो भी उसकी जॉब का एक टास्क है, तो वो आप देखेंगे उसकी जॉब के अंदर काफी वैरायटी पाई जाती है। तो अगर इस किस्म की किसी की जॉब है तो वो एक स्किल वैरायटी वाली जॉब होगी। अगर इस तरह की जॉब किसी ने करनी है तो इसका मतलब है कि उसको उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स एक नहीं मुख्तलिफ चाहिए और उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि वो डिफरेंट किस्म के काम कर सके। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म की जॉब्स हर किसी की अपनी अपनी है, तो वहां पे जो एक बंदा जो वो एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, और वहां पे जो बंदा है वो बॉडी शॉप में काम कर रहा है, तो वो बॉडी शॉप वर्कर जो होगा वो हो सकता है कि 8 घंटे के लिए उसका काम सिर्फ ये हो कि उसने स्प्रे करना है बॉडी के ऊपर, यानी कार की बॉडी के ऊपर, ठीक है, और उसकी जॉब जो है वो स्किल वैरायटी की डायमेंशन में लो होगी। तो ये एक फर्स्ट डायमेंशन है जॉब की, कोर जॉब डायमेंशन जो हम 5 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे मिलकर एक जॉब डिजाइन की जाती है, उसमें फर्स्ट है स्किल वैरायटी। दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी की जॉब क्या रिक्वायर करती है कि उसने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा करना है एक पूरे पीस ऑफ वर्क का, या उसने पूरा का पूरा जो एक पीस ऑफ वर्क है, हम कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, या एक सर्विस जो है उसने पूरी की पूरी जो है वो प्रोवाइड करनी है। अच्छा, टास्क आइडेंटिटी में हो सकता है कि कैबिनेट मेकर है जो कैबिनेट्स बनाता है, उसकी फैक्ट्री में कैबिनेट्स बनती हैं, हो सकता है कि उसको डिजाइन करने से लेके वुड सेलेक्ट करने से लेके ऑब्जेक्ट को बनाने और फिर उसकी फिनिशिंग तक सारे काम एक बंदे ने परफॉर्म करने हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जॉब जो है वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहा है, एक कंप्लीट जो है वो चीज तैयार कर रहा है, एक पूरी जॉब कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी जो वो जॉब है वो टास्क आइडेंटिटी में हाई होगी।
जबकि अगर किसी ने सिर्फ कैबिनेट के हैंडल्स लगाने हैं तो वो उसकी जॉब जो है वो टास्क आइडेंटिटी में लो होगी। इसी तरह देखा जाए कि जो सॉफ्टवेयर मेकर्स हैं, अगर एक बंदे ने पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट बनाना है, पूरी के पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी जॉब टास्क आइडेंटिटी में हाई होगी। और अगर उसने सिर्फ उसका एक छोटा सा मॉड्यूल बनाना है तो फिर उसकी जॉब टास्क आइडेंटिटी में लो होगी। टास्क सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि किसी की जो जॉब है वो दूसरों की जिंदगी के ऊपर कितनी अफेक्ट कर रही है, या उसकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या नंबर ऑफ पीपल की किस्मत का फैसला कर रही है, ठीक है, या उनकी जिंदगियों के ऊपर अफेक्ट कर रही है। तो अगर तो इस किस्म की एक जॉब है कि जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि द जॉब ऑफ अ प्रेसिडेंट और अ जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इज हाई इन टास्क सिग्निफिकेंस। सिमिलरली अ जॉब ऑफ अ नर्स हु इज हेल्पिंग द पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट, वो भी हाई होगी टास्क सिग्निफिकेंस में। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई फ्लोर स्वीप कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी जॉब जो है वो टास्क सिग्निफिकेंस में कम है। यानी आप ये देख लें कि कोरोना के दौरान, कोविड के जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर में जो ये स्वीपर्स आती थी, आमतौर पे लेडीज पाकिस्तान में जॉब करती हैं, तो उनको मना कर दिया था कि आप ना आए। लेकिन जो मिल्क डिलीवरी मैन थे वो आते रहते थे, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रोसरी करने बाहर जाते थे तो आप देखते थे कि ग्रोसरी स्टोर्स ओपन है, वहां पे सेल्स पर्सन भी हैं, तो वहां पे उसकी उनकी टास्क ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जो इस दौरान जब लॉकडाउन लगते हैं तो खाने पीने की चीजें ओपन होती हैं, इसका मतलब है उनकी टास्क ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो टास्क सिग्निफिकेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ये थर्ड था, पहला स्किल वैरायटी, दूसरा टास्क आइडेंटिटी और तीसरा टास्क सिग्निफिकेंस। चौथा है ऑटोनॉमी। किसी भी जॉब में ये चीज भी बड़ा मैटर करती है कि जो वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, उस जॉब को करने के तरीके में वो कितना इंडिपेंडेंट है और कितने फैसले ले सकता है। ना सिर्फ उसको करने के तरीके में कि वो किस टाइम करे, यानी उसको स्केड्यूल करने में, और जो प्रोसीजर्स उसने यूज करने उस जॉब को कैरी आउट करने में। अगर तो उसके पास ज्यादा फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है और अपनी मर्जी से फैसला यानी डिस्क्रिशन है उसके पास, तो फिर उसकी जॉब ऑटोनॉमी में हाई होगी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं, स्पेशली अगर एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, और वो सेल्स मैनेजर जो है वो एक क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा एक स्टोर उसके हवाले है, तो वो सेल्स मैनेजर अपनी मर्जी से स्केड्यूल करता है कि उसने किस तरीके से प्रमोशंस करनी है, वो स्केड्यूल करता है कि उसने किस तरीके से अपने स्टाफ को हैंडल करना है, वो स्केड्यूल करता है कि वो उसने कस्टमर्स को किस तरीके से डील करना है। तो उसकी जॉब बहुत ऑटोनमस है। ऑन द अदर हैंड, एक अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, और अकाउंट ऑफिसर का काम यह है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स बने हुए हैं उसके ऊपर ही उसने बस एंट्रीज कर देनी है, और वो अपनी मर्जी से उस काम में कोई जिद्दत, कोई क्रिएटिविटी नहीं लेके आ सकता। तो उसकी जॉब जो है वो ऑटोनॉमी में लो है। एंड थर्ड इज द फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो वर्क एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी आपको, उनकी परफॉर्मेंस की, उनकी एक्यूरेसी की, उनकी जो आपने काम किया है वो काम ठीक है या गलत है, उसकी आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है और कितनी सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज द फीडबैक। अच्छा, अब फीडबैक में ये होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी क्वालिटी की जॉब्स होती हैं, सेल्स की जॉब्स होती हैं, मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं, ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिनमें जैसे फीडबैक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स होती हैं। जैसे जो पोस्ट ऑफिस में लोग जो स्टैंप कर रहे होते हैं लेटर्स को, उसमें बहुत कम होता है कि गलती की गुंजाइश हो। या फिर फैक्ट्री के असेंबली लाइन के ऊपर जो आपको कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं, उसमें आप एक कंपोनेंट को जस्ट आप उसमें नट इन कर रहे हैं, ठीक है, और वो बड़ा स्टैंडर्डाइज सा काम है, उसमें असेंबली लाइन आपके सामने चलती जा रही है, आप जस्ट नट इन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो फीडबैक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स या जॉब डायमेंशंस को मिला के एक कंप्लीट जॉब बनती है। यानी कई जॉब्स हैं जिनमें स्किल वैरायटी ज्यादा और कम है, कई ऐसे हैं जिनमें टास्क आइडेंटिटी कम है या ज्यादा है, कई ऐसे हैं जिसमें टास्क सिग्निफिकेंस कम है या ज्यादा, कई में है कि ऑटोनॉमी कम है या ज्यादा, और कई में
फीडबैक आपको कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है। और ये तमाम जॉब्स जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो ये आपके मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। लेट्स सी कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं। So according to the job characteristic model, ये जो 5 कोर जॉब डायमेंशंस जब हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस की हैं, ये अगर किसी जॉब में हाई हो तो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स एम्प्लॉयज के अंदर हाई होती हैं। सबसे पहले वो अपने काम को मीनिंगफुल देखते हैं। दूसरा ये कि वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और उस काम का जो नतीजा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और तीसरा ये कि वो उनके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं काम के उसका एक नॉलेज आ जाता है, यानी वो उनको पता चल जाता है कि हमारे रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, काम के रिजल्ट्स। और ये जो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं ये जवाब में फिर आपके जो आउटपुट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि लोगों के आउटपुट्स बेहतर हों, एक तो वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी जॉब में, दूसरा वो ज्यादा इंटरनली मोटिवेटेड होती हैं। इंटरनली मोटिवेटेड हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है कि आप काम ज्यादा खुशी से खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है कि आप काम कर रहे हैं कि आपको कोई लालच है, आपको कोई एक्सटर्नली कोई चीज चाहिए, कोई बोनस चाहिए, कोई पे चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन आप खुद खुशी से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो एब्सेंट कम रहना, ओवरऑल कम एब्सेंट रहते हैं और वो जॉब छोड़ के भी कम जाते हैं। तो जो पहली 3 जॉब डायमेंशन है जिसमें स्किल वैरायटी है, टास्क आइडेंटिटी है और टास्क सिग्निफिकेंस है, इनका ज्यादा ताल्लुक होता है कि आप अपने काम को ज्यादा मीनिंगफुल फील करें। अगर आपको काम में ऑटोनॉमी है तो फिर आप उस काम के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, और अगर आपको फीडबैक मिलता है तो फिर आपको अपने रिजल्ट्स की, एक्चुअल जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है। जो एम्प्लॉयज ग्रो करना चाहते हैं, जिन एम्प्लॉयज की नीड है कि वो बेहतर से बेहतर के लिए स्ट्राइव करें, उन एम्प्लॉयज को अगर ये जॉब डायमेंशन ज्यादा हाई लेवल की मिलेंगी तो उनके आउटकम्स ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि एक जेनिटर है, एक सफाई वाला है, वो उसकी हम जॉब में सिग्निफिकेंस, आइडेंटिटी और वैरायटी कैसे लेके आ सकते हैं? तो उसके भी तरीके होते हैं। आमतौर पे जो लोग सफाई करते हैं वो ये समझते हैं कि हमारा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजर्स को ये चाहिए कि वो काम को एक तो डिजाइन ऐसे करें, यानी आपको पता है कि आप किसी भी जिम्मेदार का नाम अगर अच्छा रख दें, आप उसको जैसे हेल्थ इंजीनियर कह दें, या आप उसको मैनेजर क्लीनलीनेस कह दें, कोई इस तरह का नाम रख दें कि एक तो उसको लगे कि मेरा काम जो है वो मीनिंगफुल है। फिर आप उनको ये बताएं, समझाएं। और हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं, हमारे रिलीजन में कितनी एग्जांपल्स हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। कोविड के दौरान तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गई है। तो अब ये मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज के जहन में ये चीज पैदा करे कि देयर टास्क आर सिग्निफिकेंट। फिर उनकी रूटीन को, उनके काम को इस तरह डिजाइन किया जाए कि उसके अंदर थोड़ी बहुत वैरायटी आ जाए, ठीक है, और उनके काम जो है वो ज्यादा आइडेंटिफाइबल हो जाए। तो ये तीनों चीजें जब हाई हो जाएं तो वो अपने काम की मीनिंगफुलनेस जो है उसको ज्यादा इंजॉय करेंगे। एटोनॉमी, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं और जिन लोगों के पास नॉलेज भी ज्यादा होता है, वो लोग जो हैं उनको अगर काम में एटोनॉमी दी जाए, खुद से करने को उनको कहा जाए, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई जेनिटोरियल स्टाफ है, कोई सफाई वाला स्टाफ है, जिसके अंदर एक, जिसे कहते हैं कि काम करने का वो एक जज्बा मौजूद है, नंबर 1 ये, और नंबर 2 आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप उनको एटोनॉमी दें, तो देयर इज अ चांस को अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर ले। और एटोनॉमी के साथ थोड़ी बहुत रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को एटोनॉमी दे दें लेकिन आप उसको रिसोर्स ना दें, जैसे एक टीचर है, अब टीचर्स का आपको पता है कि जो हमारा जो काम है, जिस तरह उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत एटोनॉमी इस तरह भी चाहिए होती है
कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक चूज करनी है, हमने कोर्स का कंटेंट चूज करना है, हमने रेलिवेंट मटेरियल चूज करना है, हमने रेलिवेंट एग्जांपल्स चूज करनी है। अच्छा, वहां पे अगर अगर टीचर्स को काम वो वाला दिया जाए कि जो उनसे रिलेटेड है, जैसे मैं किस चीज का ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, ऑब्वियसली जो मेरी फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, रिसर्च हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, उसके स्पेशल वो मेरी फील्ड है जिसमें मेरी स्किल्स हाई हैं। अच्छा, उसको पढ़ाने के लिए ऑटोनॉमी अगर हाई है मेरे पास तो मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा बंदिशें लगा दी जाएं कि नहीं जी आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से पढ़ाना है, आपने एग्जैक्टली इसी टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है, आपका कोर्स कंटेंट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने जो मटेरियल है वो एग्जैक्ट यही वाला प्रोवाइड करना है, तो उसकी वजह से देयर इज अ चांस कि जो पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से वो कोर्स पढ़ाया जा रहा था, अब उसके अंदर मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फील ना करूं। तो ऑटोनॉमी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस चीज को डिसाइड करती है कि आप अपनी काम के लिए कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और फिर हाईली मोटिवेट हो जाते हैं। और फीडबैक फीडबैक का थोड़ा सा ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर फीडबैक बहुत हार्श तरीके से दी जाए, बहुत डांट डपट करके दी जाए, तो फिर ऑब्वियसली मोटिवेशन लो होती है। लेकिन फेयर एंड फाइन फीडबैक दी जाए और उस फीडबैक के साथ ये उसको थोड़ा पॉजिटिवली टोन कर दिया जाए, तो फिर फीडबैक का परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा और बेहतर इम्पैक्ट होता है। तो मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर एमपीएस कैलकुलेट किया जा सकता है कि किसी भी जॉब में कितनी स्किल वैरायटी है, कितनी टास्क आइडेंटिटी है, कितनी टास्क सिग्निफिकेंस है, कितनी ऑटोनॉमी है और कितनी फीडबैक है। although दिस इज नॉट स्कोप ऑफ अवर सिलेबस, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो बकायदा जॉब्स को डिजाइन करके उनकी नंबरिंग भी करते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स कितने पाए जाते हैं, और फिर उन जॉब्स में ये देखते हैं कि वो एम्प्लॉयज को किस हद तक मोटिवेट कर सकती हैं। और ये बकायदा एक इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक काम होता है कि वो जॉब को डिजाइन करें इस पर्सपेक्टिव को सामने रख के। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम कोई जॉब्स डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ हमारे वर्कर्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं, रेपिटेटिव किस्म का काम आ जाता है उसमें। आपको पता है कि आज से 100 साल पहले कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट ने दिया था कि जॉब जो है ना बड़ी स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, हर बंदा जो है वो अपनी फील्ड को बहुत माइन्यूट तरीके से जानता हो और उसको वो स्पेशलाइज्ड काम करना आता हो, फिर उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक इसलिए भी पॉपुलर हुआ कि वो मशीन्स का दौर था, मशीन्स अभी बन रही थी, और आपको पता है मशीन्स जो है वो बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म का काम करती थी। यानी एक मशीन जो है, अगर आप कार की बात कर लें तो एक मशीन जो है वो मे बी उसके मैकेनिकल कामों के लिए यूज़ हो, उसकी बॉडी वर्क के लिए यूज़ हो, उसके टायर्स के लिए अलग यूज़ हो, उसकी टेक्नोलॉजी अलग तरीके से बनाई जाए। तो स्पेशलाइज्ड काम का दौर हमेशा से रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा उस पर एम्फोसिस है। अकाउंटेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट तरीके से काम करना होता है। अकाउंटिंग की फील्ड में ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं। सिमिलरली इवन एचआर की फील्ड में जैसे आप देखें तो एचआर इन इटसेल्फ जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक लगता है कि एक मतलब बहुत ही एक स्मॉल निश है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन सिर्फ एचआर में ही फर्दर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, सिलेक्शंस के क्राइटेरियाज के लिए और ऑफिसर्स हो सकते हैं, इवन यहाँ के लेबर रिलेशंस के लिए डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं। फिर हमारे पास ट्रेनिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए अलहदा स्टाफ होता है, हेल्थ सेफ्टी के लिए अलहदा से स्टाफ होता है। तो हर शोबे में, इस तरह मार्केटिंग में देखें, सप्लाई चेन में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन अपने हद तक तो ठीक है वो बात, लेकिन रिसर्च से ये भी देखा गया है कि एम्प्लॉयज एक किस्म का काम करते करते एक बोरियत का शिकार होते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो एक किस्म का काम करते करते उनकी लर्निंग इतनी नहीं होती और देयर इज अ चांस कि इन द फ्यूचर वो वाला काम ख़त्म हो जाए, उसकी ज़रूरत ना रहे, तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिर रिटर्नेंट हो जाते हैं। उन या तो आप एम्प्लॉयज़ को फिर फारिग करें, और आपने उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो फिर ये इकोनॉमिकली भी ठीक नहीं होता और फिर ये एथिकली भी ठीक नहीं होता। तो
उसके लिए क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज की जॉब्स को ऐसे रीडिजाइन करते हैं कि उसके अंदर एक तो वो रेपिटेटिवनेस खत्म हो जाए कि बार बार एक काम करके बोरियत ना हो, और आपको पता है बोरियत जो है वो भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और दूसरा ये कि वो डिफरेंट किस्म के काम सीख लें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास तरीका है जॉब रोटेशन। जैसे जॉब रोटेशन की डेफिनेशन आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं, द पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ वर्कर फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। तो आप कुछ कुछ अरसे के बाद जॉब्स, उनकी जॉब डिपार्टमेंट काम टास्क तब्दील कराते रहें। तो उस जॉब रोटेशन से ये फायदा होगा कि एक तो वो डिफरेंट किस्म के काम सीख लेंगे, और दूसरा ये कि उनको वो बोरियत या वो जिसे कहते हैं ना कि जो उनका पहले एक ही काम कर करके उनका जहन जो बर्न आउट हो रहा था, वो जहन अब वो जरा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है किसी भी जॉब को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें वैरायटी ऐड करने के लिए, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट में होता है कि एम्प्लॉयज उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वही उनका ओहदा है, वही डेजिग्नेशन है, लेकिन उनसे उसी काम में रहते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाएं, ताकि वो जो बोर्डम और मोनोटनी आ गई थी वो कम हो सके। ठीक है, और जॉब एनलार्जमेंट का इफेक्ट भी जॉब रोटेशन की तरह ही होता है। इसमें भी ये फायदा होता है कि आप एम्प्लॉयज को डिफरेंट मल्टीपल टास्क जो है वो सिखा रहे होते हैं, और उनका जो कैपेबिलिटी है उसको ब्रॉड कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा इसमें अच्छा इसकी एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट है, तो उसके साथ आप उसको फोन अटेंड भी कर लें। अच्छा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा भी हो जाता है कि एक ही एम्प्लॉय से आप जरा डिफरेंट टास्क करके अपनी थोड़ी सी बचत भी कर लेते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयज का जो फ्री टाइम है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में एम्प्लॉय काम वही करता रहे, उसके टास्क सेम ही रहे, लेकिन अब आप उसको उन टास्क को परफॉर्म करने पे ज्यादा अथॉरिटी दे दें। जैसे हमने एटोनॉमी की बात की थी, तो उसको ज्यादा एटोनॉमी दे दें, और वो एटोनॉमी का आपको पता है साथ ताल्लुक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको ज्यादा मिल गई है। अब वो अपने हिसाब से जॉब को डिजाइन कर सकता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि मैंने कब ब्रेक्स लेनी है, कब मैंने इस काम को कंप्लीट करना है। आपने उसको सिर्फ डेडलाइंस देनी है, आपने उसको सिर्फ गोल्स देने हैं, और काम वो अपनी मर्जी से करेगा। ठीक है, और देखा गया है कि जॉब एनरिचमेंट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज पे, स्पेसिफिकली इन वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चांस है, तो जॉब एनरिचमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, खास तौर पे उन कंपनीज में जहां पे एम्प्लॉयज की जॉब ज्यादा सिक्योर होती हैं, उनको ये डर नहीं होता कि हमें निकाल दिया जाएगा। और दूसरा, उनके अंदर एक कल्चर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ लेथार्जी, मतलब उनके अंदर एक सुस्ती का, एक जॉब से जान छुड़ाने का ऑलरेडी कल्चर हो। तो ऐसे मौके पे जॉब एनरिचमेंट जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये तीन ऐसे तरीके हैं जिससे आप जॉब्स में एम्प्लॉयज की बोरियत खत्म कर सकते हैं, रेपिटेटिव टास्क से जान छुड़ा सकते हैं, और दूसरा ये कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट किस्म के काम सिखा सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए बात जहन में रखें कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसी तरह डिफरेंट जॉब्स में डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। उसमें एक अप्रोच वो ये है कि हम उनकी वर्क अरेंजमेंट, जो उनकी नॉर्मल ट्रेडिशनल वर्क अरेंजमेंट से उसका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट निकालें, उनकी किसी ज़रूरत को सामने रखते हुए, उनकी किसी ख्वाहिश को सामने रखते हुए, और उनकी जॉब की नेचर को सामने रखते हुए। तो इसमें जो एक सबसे पहले जो एक अप्रोच यूज़ हो सकती है जिसको कहते हैं फ्लेक्स टाइम। फ्लेक्स टाइम में ये होता है कि आप एम्प्लॉयज को उनको एक जिसे हम कहते हैं अटोनमी दें कि वो अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से बना सकें जॉब में। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये उसी जॉब में हो सकता है जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर इंटरेक्शन कम से कम हो, और सिर्फ एम्प्लॉय ने जॉब कंप्लीट करनी हो, जिसमें दूसरों के साथ उसकी इंटरेक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो।
कुछ लोग जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स होते हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो चाहें कि मैं अपनी जॉब जो है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट कर दें। कुछ लोग जो हैं वो लेट उठने के आदी होते हैं, वो अपनी जॉब थोड़ा लेट स्टार्ट कर दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट बैच काम कर रहे हैं, डिफरेंट मॉर्निंग और इवनिंग के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप उनको उस हिसाब से वहाँ पे सेट करें, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ को ओवरलैप होना चाहिए, ताकि वो आपस में जो उनकी इंटरेक्शन है वो उसको यूज़ कर सकें। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो फ्लेक्सी टाइम ऑफर करती हैं। ज़्यादातर जो है ऐसी कंपनीज जो डिज़ाइंस में इंजीनियरिंग फर्म जो होती हैं वो फ्लेक्सी टाइम्स ऑफर कर रही होती हैं। हाँ, लेकिन जैसे पहले बताया कि इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हर किस्म की जॉब पे ये फ्लेक्सी टाइम, या हर किस्म के वर्कर की जो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है उस पे ये फ्लेक्सी टाइम जो है वो नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है। लेकिन टू सम एक्सटेंट जितना भी बैलेंस पॉसिबल होता है उतना ही मैनेजर्स को चाहिए कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की रखें, ताकि उनकी लेवल ऑफ मोटिवेशन, उनके घर के काम जो उनके पेंडिंग होते हैं, या जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए। फिर एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकती है जॉब शेयरिंग की, ठीक है। जॉब शेयरिंग का जैसे लिखा हुआ है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर पीपल स्प्लिट अप 40 आवर्स जॉब वीक। उसमें यह है कि दो एम्प्लॉयज जो हैं वो स्प्लिट कर लें अपने काम इस तरीके से कि दोनों ही जो हैं वो उनको आसानी हो जाए उस काम को करने में, ठीक है। उनका टाइम भी कम लगे और वो उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर ले, यानी एक दूसरे के काम को वो टेक ओवर कर ले, तो उसमें वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि एक अकेला दो 11, और वो ये कि उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सकती हैं। एम्प्लॉयज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर सकती है कि वो बजाय इसके कि 1 फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करे, वो 2 पार्ट टाइम हायर कर ले। तो पार्ट टाइम्स की सैलरीज भी कम होती हैं, और कई दफा ऐसे होता है कि एक फुल टाइम का आपको ज्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू 2 और 3 पार्ट टाइम्स, ठीक है। तो वो जॉब शेयरिंग की अरेंजमेंट जो है वो सबके लिए बेहतर हो सकती है। प्लस जॉब शेयरिंग के अरेंजमेंट को यूज करते हुए कई एम्प्लॉयज 2 जॉब्स भी कर सकते हैं, अगर उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है, उनको एक्सपेंसेस जो है उनके मीट नहीं हो पा रहे। टेली कम्यूटिंग एक तरीका है आजकल, तो खैर कोविड के दौरान तो ऑलमोस्ट समझे कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो टेली कम्यूटिंग पे चली गई हैं। इवन टीचिंग की जॉब्स भी हम टेली कम्यूटिंग के थ्रू कर रहे हैं। टेली कम्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आप जॉब कर रहे हैं एट योर होम और इन द फ्रीडम ऑफ योर प्लेस, ठीक है। और मतलब घर से बैठ के आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे जो भी काम है आप जाहिर है ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, चाहे अपने ऑफिस के साथ, चाहे अपने स्टूडेंट्स के साथ, या चाहे किसी और तरीके से आप उसमें घर में बैठ के काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज या डिजाइन बेस्ड कंपनीज, या जिन कंपनीज का काम जो है वो इंटरेक्शन विद द पीपल के साथ नहीं है, वो टेली कम्यूटिंग इस टाइम करवा रही हैं, और उसके उनको अच्छे असरात भी मिल रहे हैं। इन नॉर्मल कंडीशन, एपिडेमिक कंडीशन ना भी हो, तो टेली कम्यूटिंग का काफ़ी ज़्यादा आजकल कॉन्सेप्ट हो गया है। उसकी वजह ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, और उसके बाद उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ट्रैफिक कम हो जाती है, उनके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बेनिफिट्स और ज़्यादा देखेंगे। टेली कम्यूटिंग जॉब्स जो हैं वो हर तरह की जॉब्स ऑब्वियसली नहीं हो सकती। वो वाली जॉब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स हैं, जिनके अंदर आपको डाटा एनालिसिस करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, या इवन जो इंटरनेट के थ्रू आप जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ वही टेली कम्यूटिंग के थ्रू हो सकती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में ये भी देखा गया है कि कुछ ट्रेडिशनल किस्म की जॉब्स जैसे कस्टमर रिलेशनशिप बेस्ड जॉब्स हैं, वो भी अब टेली कम्यूटिंग के थ्रू हो सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। बैंक्स अपना सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं,
ऑब्वियसली जहाँ बैंक्स में कैश हैंडलिंग है वहाँ पे तो जाने भी जाना पड़ता है, लेकिन उनके बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं हम ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। इवन हेल्पलाइंस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। ऑनलाइन बैठ के आप इवन पर्सनल कोचिंग और गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो विद द टाइम टेली कम्यूटिंग और वर्चुअल ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वर्चुअल ऑफिस का मतलब ये होता है कि ऑन द परमानेंट बेसिस एम्प्लॉय अपने घर में ही बैठ के काम करे। तो जितनी भी फ्रीलांसिंग की जॉब्स हैं आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो बहुत ज्यादा इन है, जिनके बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी की सारी इज द टाइप ऑफ अ टेलीकम्यूट जॉब जो वर्चुअल ऑफिस आप अपने घर में अपने पर्सनल स्पेस के अंदर बैठ के परफॉर्म कर रहे होते हैं। Obviously, there are advantages and disadvantages of every step that you take. तो उसमें एक एडवांटेज तो ये है कि आपके पास जो अगर आप टेली कम्यूटिंग के थ्रू अपनी जॉब करवा रहे हैं या आपकी कंपनी ने ऐसे जॉब्स को डिजाइन किया है कि टेली कम्यूटिंग ईजी हो जाती है, तो एक तो आपको लेबर पूल बहुत लार्ज अवेलेबल होता है, क्योंकि नॉट फ्रॉम योर ओन पर्सनल सिटी और एरिया आप बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारे इलाकों से जो है वो एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी फर्म्स अमेरिका में जो प्रीवियसली ट्रेडिशनली ऑफिस स्पेस पे काम करती थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को अलाउ कर दिया है कि फॉर इनफिनिट यानी फॉर अनलिमिटेड टाइम दे कैन वर्क फ्रॉम होम। और देखा गया है कि उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज अब घर में काम कर रहे हैं, जो ऑफिस की चिट चैट है, जो ऑफिस में टाइम वेस्ट था, वो कम से कम हो रहा है। और चूंकि टारगेट ओरिएंटेड काम होता है, गोल्स उनको दिए गए होते हैं, उन्होंने उन गोल्स को अचीव करना होता है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। टर्नओवर कम हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयज जो हैं वो चूंकि घर में बैठ के काम कर रहे हैं, दे आर मोर रिलैक्स्ड। उनको ऑफिस स्ट्रेस नहीं है, उनको सुपरवाइजर स्ट्रेस नहीं है, उनको वो ट्रैवलिंग स्ट्रेस नहीं है, जिसकी वजह से उनका टर्नओवर कम, मोराल बेहतर। और ऑफिस का फायदा ये कि उसकी कॉस्ट कम, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम, उसकी स्पेस की कॉस्ट कम। आप इवन पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, पूरी कंपनी चला सकते हैं, नॉट रेंटिंग एनी ऑफिस, just from your home you are connected to everyone on with computers, and actually that is happening nowadays. मतलब आप लोग अब ऐसी चीज है जो आपको अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नजरों के सामने देखा है दैट वर्ल्ड इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन जॉब्स। और उनका बहुत ज्यादा जो है फ्यूचर में जो एक रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज ही होने वाली है। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, स्पेशली अगर देखा जाए, अगर एम्प्लॉयज जो है वो खुद से काम करने वाले ना हो, उनको सुपरविजन की जरूरत हो या टीम वर्क में काम की जरूरत हो, तो कोऑर्डिनेशन के मसले। लेकिन विद एडवांसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एबिलिटीज वो कोऑर्डिनेशन के मसले भी अब काफी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं। और बहुत सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को वैल्यूएट करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो प्लस और माइनसेस हैं, लेकिन कंपनी को हमेशा यही देखना होता है कि उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हो तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आल्दो जो इस मोटिवेशन के इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये, लेकिन हम इसको यहीं पे एंड करते हैं विद फ्यू यू नो थिंग्स टू रिमेंबर। उसमें एक तो ये है कि जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल और जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं समझना चाहिए कि एग्जैक्टली एज इट इज़ जो हम चीज़ पढ़ेंगे उसको हम अप्लाई कर देंगे तो वो वही रिजल्ट देगी जो किसी और कंट्री में कर रही है या किसी और कल्चर में कर रही है। तो ये एम्प्लॉयज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि आपके जो ये इंटरनेशनल डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ एरियाज के लोग कई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो जॉब पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग होते हैं वो घर में बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद कर देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें चीज़ों को जो वो लेके चलना चाहिए। फिर मोटिवेशन में पे का बड़ा ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक फील्ड है जो HRM के कोर्स में भी आप इसको आपने शायद पढ़ा हो या पढ़ेंगे अगर आपने कोर्स अभी उससे गो थ्रू होना है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें आप पे को सेट करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं जो मोटिवेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जॉब टू जॉब वेरी करते हैं और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। यहां से ये बात
हर फ्यूचर मैनेजर को जहन में रखनी चाहिए कि जो मोटिवेशन है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। हर बंदा सेम पॉलिसी सेम जो है स्टेप से मोटिवेट नहीं हो सकता। हर किसी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट है, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। और लेकिन मोटिवेशन में एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप रिकग्नाइज करें, दूसरा गोल्स और फीडबैक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तीसरा ये कि जो एटोनमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में साथ साथ रखना चाहिए। उसके बाद जो परफॉर्मेंस के साथ जो रिवॉर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स होने चाहिए। और तीसरा ये कि इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट चैप्टर के एंड पे पढ़ा था वो बहुत पार्ट प्ले करता है मोटिवेशन में।